बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनक़्क़त शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू नावल की रीडिंग। और एक न्यू नावल, एक न्यू स्टोरी, तो मतलब के धमाके तो होने ही वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आई, नावल पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ठीक है, तो शुरू करते हैं। नावल नेम है शाहेमन अज़ कलम वाहिबा फ़ातिमा। और मैं डेफिनेटली पर्सनली कहती हूँ वाहिबा फ़ातिमा के जो नावल्स होते हैं, अल्लाह क्या कमाल के रोमांटिक होते हैं कि बंदा वहीं फ्लैट। और ऐसे फिक्शनल करेक्टर्स मिलते नहीं हैं, ये अफसोस हमें बहुत ज़्यादा है। बट स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमारा 1.1K हो चुका है। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू एंड आल्सो मी। जज़ाकल्लाह, आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से आज हमारी इतनी अच्छी और इतनी कनेक्टेड फैमिली बन चुकी है। सो थैंक्स अ लॉट, इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो मिलते हैं और स्टे ट्यून। हाँ, हमेशा साथ रहिएगा, ये ना हो कि आते जाते रहें। हाँ, इस फैमिली को बढ़ाएं ज़रूर मगर काम कभी नहीं करना। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज़म मेंशन में इस वक्त रात के 1 बजे भी बेतहाशा गहमा गहमी और जश्न का समा था। हर तरफ रौनक, खुशी और शादमानी थी। आहल लाहौर के मशहूर शख्सियत और सियासतदान दिलावर आज़म के लाडले बेटे शाहेमन दिलावर आज़म की शादी हुई थी। कोई मामूली बात तो नहीं थी। और शाहेमन, जिसके वालिदैन इसकी जानिब से सख्त मायूस हो चुके थे कि इसकी ज़िद थी, नफरत थी, हर दर्मी कि वो कभी शादी नहीं करेगा। वजह अभी तो बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली थी। दिलावर आज़म और शाजिया बेगम ने तो मनता मुरादों से ये दिन देखा था। इससे तो दिलावर आज़म की नस्ल आगे चलनी थी, मगर अब वो तकरीबन इन्हें मायूस कर चुका था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बदल गया। इसका सब कुछ बदल गया। दुनिया अथल पथल होकर जैसे तहबाला हो गई थी। ऐसा बदलना पड़ा। अभी कुछ अरसे की तो बात थी। दिलावर आज़म बेतहाशा खुशदारात के इस वक्त भी जैसे खजाने का मुंह खुला था, हर किसी को नवाजा जा रहा था। आहर वो अब इकलौता ही था जिस पर आज़म खानदान की उम्मीदें बंधी थी। शाहेमन शहजादों की आन बान शान लिए ड्राइंग रूम में मसरूर सदी में मुस्कान लिए अपने दोस्तों के पास बैठा था। शेरवानी से उलझन हुई तो अब सादा से कल्फ लगे शलवार कमीज के ऊपर डार्क ब्लू स्कर्ट, पाँव में ब्लैक पिशावरी चप्पल पहने मगरूर सा शहजादा लग रहा था। क्यों ना होता मगरूर, आज इसकी शहजादी ने इसके इश्क की मिराज को छू लिया था और इसकी मोहब्बत पर एतबार करते इसके पास चली आई थी। आज तो वो उखड़ और घमंडी भी बात में मुस्कुरा रहा था। ड्राइंग रूम में आज किसी गैर मुतल्लका बंदे को आने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता के सर्वेंट्स को भी नहीं। दोस्त बात बेबात कोई चुटकुला या ज़ुबानी बात कर देते तो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाती थी। वो अब पैक बनाने में मसरूफ़ हो चुके थे। नशवान ने मुड़कर गौर से इसे और इसकी मुस्कुराहट को अजीब निगाहों से देखा था और इसके करीब वाले सोफे पर आकर बैठा था। तो पा हिल गया इसे शाहेमन। आज शाहेमन की ज़िंदगी जीत हुई कि वो मन के बेडरूम में तक इसकी सेज सजाने पहुंच गई है। नशवान का लहजा अजीब था। शाहेमन की मुस्कान गायब हुई, मगर वो कम से कम आज कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। सो धीमे से लहजे में से जवाब दिया, जिद की नहीं यार, मोहब्बत की जीत हुई, एतबार की। और आज के बाद दिल जीतने का मिशन इम्पॉसिबल पर लग जाना है। इसकी आंखों में अपनी शहजादी के जिक्र पर चमक आई थी। नशवान ने यह चमक देख हंसे से सुलगते पहलू बदला था। इतनी देर में दोस्त पैक बना चुके थे। नशवान में सबने अपना अपना गिलास उठा लिया सिवाय मन के। एक जाम दोस्त की हाना आबादी के नाम। नशवान ने कहा चीयर्स। सब यकजुबान बोले थे। तुम नहीं लोगे? वली ने ताज्जुब से मन को देखा। हरगिज़ नहीं, मन ने करारा सा जवाब दिया था। नशवान को आग लगी। अगर इसकी कसम दी फिर भी नहीं। नशवान ने पत्ता फेंका था। नहीं, क्योंकि इसकी कसम खाकर ही तो तौबा की है। बस कौन से बोला था, तुम तो अभी से जान मुरीद बन गए हो। मन वली ने छेड़ा। नशवान सोफे के पीछे बने टेबल की तरफ बढ़ा और कोल्ड ड्रिंक एक गिलास में अंडेली मगर बहुत ही इशारे से सबसे नजर बचा के ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी थी। दिमाग में मन को मुखातिब किया, जानता हूँ शाहेमन दिलावर आज़म के तुम्हें चिढ़ जाती है, तुम्हारे दिमाग पर चढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग मफलूज हो जाता है और तुम सोचने समझने की सलाहियत खो बैठते हो। और यही आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और एतबार की जीत की आज धज्जियाँ उड़ जाएं। अगर नारसाई के अजाब से गुजर रहा हूँ तो खुश तो तुम भी नहीं रहोगे। वो आस्तीन का साफ दिमाग में फंकारा था। वली देख चुका था इसकी हरकत, मुँह में उचकाकर इसे सवालिया नजरों से देखा था तो इसने हबासत और शैतानी से एक आंख भी की और यह तासर दिया कि वो महज मजाक और शरारत के मूड में है। इसने कोल्ड ड्रिंक मन की जाने बढ़ाई। ये ले यार अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। अब हम पी रहे हैं तो तुम यूं ही बैठे हो, अच्छा नहीं लगता, हमारा साथ तो दे। नशवा ने कुछ इस तरीके से कहा कि माने दिल ना चाहते हुए भी गिलास थाम लिया और इन सब का साथ देने को वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा था। शाजिया बेगम और नूरा बीबी इसे धीमे कदमों से मेहमानों के चंगल से निकाल कर बेडरूम में लाई थी। आराम से चलो सोबी बेटा। इसके मुलायम और मलीक से चेहरे पर घूंघट था। सो शाजिया बेगम ने इसे सहारा दिया था। घूंघट की वजह से वो रूम तो ना देख पाई, मगर पाँव में जैसे दुनिया जहाँ के फूल बिखर गए थे।
फूलों की मशहूर कुन खुशबू जब सांसों से टकराए तो दिल जैसे धड़का पागल होता, पसीनों से टकराया था, टांगों से जैसे जान निकली थी और वो चलने से इनकारी हुई। अगर शाज़िया बेगम ने मजबूती से ना थामा तो वो शायद गिर ही पड़ती। शाज़िया बेगम इसे बेड तक लाई थी और फूलों के बेशुमार लड़ियां हटाकर इसे बेड के बीचों बीच बैठा दी। शाज़िया बेगम ने धीमे से घूंघट पलटा था। माशाल्लाह मेरी बच्ची, मेरी तो आंखें ही चंदे आ गई हैं। तो मेरे बेटे का क्या हाल होगा? वो शरारत से ज़ूमानी सा कहती इसकी जान हलक में टिका गई थी। पूरा जिस्म लर्ज गया था, पलकें झुकी और चेहरा लाल कंधारी हो गया था। ए बहू, तुम्हारा बेटा तो पागल है। लोग दुल्हन को शुगन और सुहाग का लाल जोड़ा पहनाते हैं, ये तेरे बेटे ने क्या पहनवाया बहू को? नूरा बीबी को पोते की ये मंतक एक आंख ना बही थी। शाज़िया बेगम में ब्राउन अरूसी कामदार लहंगे में बैठी इस गुड़िया की क़यामत है और तौबा शगन सरापे से निगाह चुराई के ढार था। मुबादा इनकी बहू को इनकी खुद की नजर ना लग जाए। इतनी हसीन दुल्हन शायद ही उन्होंने कभी देखी हो, कहीं देखी हो। तभी वो समझ गई थी कि इनके पागल बेटे ने अपनी दुल्हन के लिए ये रंग क्यों मुंतखब किया था। बेजान चले ना, बच्ची थाकी होगी, मन के आने तक कुछ देर आराम कर ले, फिर तो मेरे बेटे ने पागल कर देना है बेचारी को। आखिरी बात उन्होंने इसके माथे पर मोहब्बत से लव रखते हुए सरगोशी में की थी, जिससे इसकी रगों में खून मंजबिंद हुआ था। वो मुस्कुराती पीछे हटी। सोबी बेटा आराम कर लो, मन शायद लेट हो जाए। नशवान की शादी पर मान ने ऐसे ही सितांग करके रखा था, आज वो भी तो हंसा पूरे करेगा। वो कहती दोनों डोर ला करती रूम से जा चुके थे। दिल की मंजर इसकी तरफ है, घर का रास्ता उस तरफ, एक चेहरा इस तरफ, एक चेहरा उस तरफ। ये मोहब्बत भी है जब तकसीम के लम्हों में है, सारा जज्बा इस तरफ, सिर्फ उस लहजा उस तरफ। धड़कते दिल और लज़त जिस्म के साथ वो इस कमरे में बैठी, इस बेड पर बैठी अपनी वहशत और खौफ को शुमार कर रही थी। रूम रहने वाले के आला तरीन ज़ौक़ की तर्जुमानी गा रहा था। हर चीज़ काबिल ताइश थी। सोबिया ने ठंडी सांस भरी थी, लरजते काम थे जिस्म के साथ। इस शख्स के बारे में सोचते हुए इसके दांतों के तक के पसीने छूट रहे थे। वो तो इतने अरसे से इसके निकाह में होने के बावजूद आज तक इसकी निगाहों की तपश और हद तक बर्दाश्त करने की आदी ना हो पाई थी कि जाके अब इसी के कमरे में, इसी के बेड पर, इसी की मलकियत बनी बैठी थी। गर्दन कानों की लो और बाजू सुलगते और कोयले की तरह तक उठते। जहाँ इस शख्स ने अपनी शिद्दतें बखेरी थी, जहाँ जहाँ इसने अपनी शिद्दत बखेरी थी, जिस्म के वो हिस्से जैसे जल रहे थे। ये तपश और जलन इस बात की गवाह थी कि वो कभी भी इसकी शिद्दतें, दीवानगी और पागलपन, लम्स पुरतपश कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। और इस बात का तो वो खुद भी गवाह था। वो बुरी तरह नर्वस होती, हिजबे आते उंगलियां चढ़ा रही थी और दांतों तले नरम और नाजुक लिपस्टिक लगे लब बेदर्दी से कुचल रही थी। तभी जैसे कानों में इसकी सरगोशी, खबरदार ना किया करें राना साहब, अगर आइंदा आपने इनके साथ ये सलूक किया तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो अंगूठे से इसके दांतों से लाबजात करता रखता बोला। कमर एकड़ का तख्ता बन चुकी थी। वो हल्के से बेड क्राउन से टेक लगाती धीमे से आंखें मौन गई थी। वो शाहमान की मोहब्बत और इतबार के सहारे इसके बेडरूम तक आ चुकी थी। शाहमान की जानब से तो सजल्ली ही थी, मगर इसकी जालिम की निगाहें, उफ तौबा, जब सोबी की जानब उठती थी तो इसकी जान बेजान कर जाती थी। बंद आंखों के पर्दों के पीछे मन की गहरी बोझल सरगोशियां इसके कानों में गूंज रही थी, जिससे इसे सुकून मिल रहा था। बस करें स्वाबिया, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। छलक गया तो बड़ी तबाही लाएगा, फिर आपको ही शिकवा होगा। कोई ज़्यादा तो नहीं मांगा आपसे, बस मेरी ज़हमी ज़हमी मोहब्बत पर अपने यकीन और एतबार का मरहम रखते हुए मेरे पास चली हैं। जितना वक्त कहेंगी इतना ही दूंगा आपको इस रिश्ते को समझने के लिए। बस खुद को मेरी निगाहों के आसपास रहने दो, मुझे इस हवा में सांस लेने दें जिसमें आप सांस लेती हैं, मुझे अपने पास रहने दें प्लीज़। सो भी आपकी मोहब्बत, आपका वजूद मेरे लिए बहुत मेरी कीमती मता की तरह है, जैसे ऑक्सीजन या मेरे जैसे लाइफ लाइन। अगर आपके वजूद पर कांटे भी उगाए ना, तब भी मैं आपको इस नरमी से छूँगा कि जैसे आप गुलाब की भंगड़ी हो। मुझसे कभी आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैं कभी आपको एक आंच भी नहीं आने दूंगा, कभी आपका मान गुरूर नहीं तोड़ूंगा। अब वो बेजार हो चली थी इस भारी भरकम लिबास में, ज्वेलरी और मेकअप से बैठना दोपहर हो गया। सोचा क्यों ना चेंज कर लो, मगर एक जालिम सरगोशी कानों में फिर मुझे इस वक्त का शिद्दत से इंतजार है जब आपको पूरी की पूरी मेरे रंग में रंगी मेरे लिए तैयार होकर आएंगी। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपको इस वक्त देखूं और वो नज़ारा मरते दम तक मैं अपनी आंखों में बसा लूं। प्लीज़ सोबी, मेरा इंतज़ार कीजिएगा, करेंगी ना? वो सच झुंझलाई। रात के 2 बज चुके थे। अब नींद की शिद्दत से आंखें भी बोझल सी होने लगी थी। दिल किया लेट कर सो जाए, मगर फिर एक इल्तिजाई सरगोशी आसपास हुई जिसमें मान था, इल्तिजा थी। मैं चाहता हूँ सोबी कि सिर्फ इस रात आप मेरा इंतज़ार करें, इसके बदले अगर पूरी ज़िंदगी मुझे इंतज़ार करना पड़ा तो मुझे ये सौदा दिलो जान से मंजूर होगा। करेंगी ना? होंठों तक आते घूंघट के नीचे से इसके हाथ डालकर अपनी कनपटियां से हिलाई थी। तभी दहाड़ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकी और हड़बड़ा कर सीधी हो गई थी। क्लिक की आवाज़ पर, दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर वो खुद में सिमट गई थी। दिल उछल का हलक में आया था। तभी कुछ गैर मामूली और अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो आने वाला बहुत बुरी तरह लड़खड़ाता बेड के करीब आ रहा था। वो ज़्यादातर तक यह अजीब सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर पाई और फितरी शर्म चीज़ों को बाला ताक रखते खुद ही घूंघट पर लड़ दिया था। सामने का नज़ारा बेहद दिल दहला देने वाला, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले तलाफ़ी था। वो सदमे और हैरत से गंग शाहमन को नशा की शिद्दत से लड़खड़ाते सुर चेहरे और लाल अंगारा आंखें लिए अपने जाने बढ़ता देख रही थी। वो जैसे जैसे बेड के करीब आए, वो गैर महसूस तरीके से पीछे खिसकती बेड क्राउन से जा लगी थी। वो सहम का बेड क्राउन से लगी हुई थी, क्योंकि सामने वाले की महमूर बहकी निगाहें इसके वजूद में कड़ी जैसे आर पार हो रही थी। आप जानती हैं कि कितनी कितनी खूबसूरत हैं सोबी।
सोबी की ज़ुबान तो अपनी आमाज से तालवे से चिपका चुका था। वो तो आखिरी सांस तक इसका एतबार, भरोसा और एतमाद ना तोड़ने का वादा कर चुका था, कस्में खा चुका था। मगर शाह-ए-मान दिलावर आज़म तो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के पहले कदम पर ही लड़खड़ा गया था, बुरी तरह फ़ेल और नाकाम हो गया था। दूर-दूर क्यों करीब आए हैं? मैं आज आपको बताऊँगा कि आप किस कदर खूबसूरत हैं। स्वाबिया की रूह फ़ना हुई थी, आँखें आँसुओं से भरी, होठों पर बेयकीनी से हाथ रखते अपनी सिसकियों का गला घोंटा। क्या करूँ, भाग जाऊँ यहाँ से? हाँ, यही ठीक है। दिमाग ने उकसाया, वो जाए फ़रार का रास्ता ढूँढने लगी। वो मुश्किल इसके करीब खिसक आया था, बहकी निगाहों से इसे देखने लगा। सोबी मन की सख्त दहकती पुरशिद्दत गिरफ्त में इसकी नाज़ुक कलाइयाँ आई थी। स्वाबिया स्वाबिया मन जीतने वाली आज इतने करीब आई कि सांस लेना मुश्किल हो। स्वबा की कई चूड़ियाँ टूटकर अपनी नकदरी पर नोहा कना हुई थी। इसी कनायों में अपनी व्यवस्थ हुई कि कलाइयाँ लहूलुहान हुई। तकलीफ की शिद्दत से स्वबा के मुंह से सिसकी बरामद हुई तो त्वाता से बहते आंसुओं ने चेहरा भगो दिया था। मन छोड़े मुझे, आप होश में नहीं है। वो गुराई, नो आज नहीं राना साहब, आज हिसाब दे मैं मेरी बेतहाशा मोहब्बत का। और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद में बेचता अब तमाम हद पार कर गया था। स्वाबिया के बर्दाश्त तो मैं मेरी शिद्दतों का, मेरी तड़प का और मेरी बेसुकूनी का। मन छोड़े मुझे। और इसकी गिरफ्त में मछली मगर नशा की हालत में अभी भी इस ताकतवर गबरू जवान की गिरफ्त शेर जितनी मजबूत थी कि सोबी इसकी बाहों में भड़भड़ा कर रह गई थी। सोबी ने अपना पूरा जोर लगा कर इसे दूध अकेला बेड से उतरने लगी, मगर इतने भारी लहंगे में इतनी फिरती दिखा नहीं पाई थी। शामान ने इसके पेट के कितवाज़ लपेटा और दूसरे हाथ से इसका दुपट्टा खींचकर पर उछला। वो दर्द से तड़पी, क्योंकि दुपट्टा सर पर पिन की मदद से सेट किया गया था। बेदर्दी से बाल खींचे गए थे, तभी माँ ने एक झटके से उसे बेड पर गिराया था और इसके ऊपर हावी हुआ था। सोबी बेतहाशा रोई थी। मन छोड़े मुझे, आप होश में नहीं है। घटी घटी आवाज़ में वो चिल्लाई और दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसे दूर करने की कोशिश। वो कहता है इसकी कलाइयों का थाम बेड से लगा चुका था। हमारे लिए बह की निगाहें इसके गुलाब के पंखड़ियों लबे पर आके ठहरी थी। सोबी इसकी निगाहों के बरकस को देखकर माहे भी आपकी तरह मचती थी, मगर वो एक पल भी ज़ाया किए बगैर इसके होठों को अपनी शिद्दत भरी लबों की गिरफ्त में लेते अपनी मोहब्बत और कायम किए गए एतबार की धज्जियां बिखेरता इसके मान गुरूर को तार तार कर गया था। सोबी की आंखों से जैसे अजियत से लहू बहा था, ऐसी ही शिद्दत और अजियत थी इसके लम्स में। मन ने एक हाथ इसके कमर में डालकर जरा सा ऊपर उठाया, दूसरे से इसकी कुर्ती की जिप खोली। अजियत की इंतहा थी, क्योंकि सोबी के नाजुक होठ पर कट आ चुका था। सुवीबा को स्वाबा को लगा था कि इसके जिस्म से जान ही निकाल लेगा आज। वो होश के वहाँ बैठी से पहले शायद मन को इस पर रहम आता, तभी इसके लबों को आज़ादी बख्शी थी, मगर इसके अगले अमल से सोबी हलक के बल चलाई थी जब मन ने इसके कंधे से शर्ट खिसकाई और इसके काला बोन के नीचे दरिंदगी का मुजाहिर किया था। शाजिया बेगम दलाल अब तक जाग रहे थे। खुशी की बात यह थी कि दानियाल आया था, जो इनके पास बैठा हल्की फुल्की गुफ्तगू में मगन था। मेहमान से पूछा हूँ खाना वगैरह खाना खाना हो। शाम में तो सोबी ने मेहमानों से हिचकिचाते कुछ भी नहीं खाया था। वो कहती रूम से निकली और ऊपर अलग से बने पोर्शन में कदम मन के रूम की जानब बड़े हो का आलम था। सब मेहमान करीब करीब होने की वजह से जा चुके थे। वो मन के रूम तक आई, मगर अंदर से आती शोभा के दिल हराए से, मगर दबी दबी चीखें सुनकर ख्वामहा बेचार शर्मिंदा होती वापस आने लगी। तभी कदम वही ठटक कर रुके, क्योंकि आप चीहों के साथ सोबे के बेतहाशा फूट फूट कर रोने की भी आवाज़ें आई थी। वो हैरत से गंग हुई। कुछ भी था, चाहे क़यामत आ जाती, मगर मन अपनी सोबिया को रुला नहीं सकता था। कुछ तो था जो अजीब था, कोई अनहोनी हो गई थी शायद। तभी उन्होंने मुड़कर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी थी। सोबी बेटा सोबी। इधर सोबी से खुद पर से हटाने की भरपूर कोशिशें कर रही थी, जिसने इसकी गिरबान और रूह पर गहरी अजीतों के निशान छोड़े थे। सोबी को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो शाजिया मम्मा की पकार। वो इसके गर्दन में मुंह दबाया मुकम्मल अपने होश खो बैठा था। तभी सोबिया अपना पूरा जोर लगा के इस खुद पर से हटाया और होश हवास से बेगाना बेड की एक साइड पर लड़क गया था। सोबी ने अपना मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से अपने पापा का नंबर डायल किया था। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया कि राना जहांगीर की गुड़िया फ़ोन करे, और वो उठाए नहीं। ऐसा तो मुमकिन नहीं था। सोबी बेटा, पापा पापा। वो फूट कर रोई थी। सोबी मेरी गुड़िया क्या हुआ बेटा? मगर वो रोएगी। हलक में फंदा सा लगा था, कैसे बोलती? राना जहांगीर से पुकारते रहे, मगर वो फ़ोन रख चुकी थी। राना जहांगीर के 20-25 मिनट में आज़म मेंशन पहुंचने के लिए इनकी गुड़िया के इतने आंसू काफ़ी थे। वो सहम कर बिजली की सी तेज़ी से उठी और भागकर दरवाज़ा खोला। शाजिया मम्मा को सामने देखकर फिर अपना जब्त खो बैठी और इनके गले लगे फूट फूट कर रो दी। शाजिया बेगम ने सदमे से घंग इसके दगरगों की हालत मुलाहजा की थी। फटा होंठ, बिखरे बाल, जख्मी कलाइयाँ, कंधे से ढलकी शर्ट और अपने बेटे की दरिंदगी और हैवानियत के निशानात से शुक्र कि अभी शाहमान ने अपनी हैवानियत में हर हद पाने की थी कि वो इसके माँ बाप सोबी और राना जहांगीर से निगाहें मिलाने के काबिल ही न रहते। होश-ओ-हर से बेगाना बेड पर पड़ा वो शाज़िया बेगम को समझने में ज़रा देर न लगी कि वो पी कर आया और नशे में धुत इसने ये दरिंदगी दिखाई है। शाज़िया बेगम ने कंधे से इसका लिबास दुरुस्त किया और अपनी शाल उतार कर इसके ऊपर डराई उसे लिए दूसरे रूम में चली गई थी। दिलावर आज़म गुस्से की इंतहा से इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। दानियाल एक साइड सद्दो सवार सा चेहरा लिए खड़ा था, जबकि शाज़िया बेगम रोई जा रही थी। सोबी दूसरे रूम में नोरा बेगम की गोद में सर रखे निडाल सी थी। सोबी बेटा को राना साहब को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। वो बेचैन हुआ। अब क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आज़म साहब आप? आपके बेटे ने शराब के नशे में दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा कर दी और आप अभी भी बहू की गलती गिनवा रहे हैं।
और कम ऑन मामा, शोहर है वो, इसका बीवी है वो मन की, तो अपने शोहर की इज्जत की खातिर बर्दाश्त करती, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है। दानियाल का सरदोस पार्ट लहजा शाजिया बेगम को मजीद संतवा और पतंगे लगे। दानियाल दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गया, शोहर ऐसी दरिंदगी की मज़ाहिर नहीं करते। शाजिया बेगम चलाई, ओ मैं भूल कैसे गया कि आज शाह मन को इस मकाम पर पहुंचाने वाले तो तुम ही हो। जो तुम्हारे साथ हुआ आज तक, इसका जहर तुम मन के सीने में भरती आई और इसे शायद देकर ऐसा बना दिया। बड़े भाई होने का एक भी फर्ज ढंग से अदा ना कर सके, खुद की तो जिंदगी तबाह बर्बाद की, मन को भी इसी के लपेट में ले लिया। अगर यही दरिंदगी तुम्हारी बहन के साथ हुई होती ना, तब भी क्या तुम यही कहते। दानियाल शाजिया बेगम फंकारी। दानियाल को चुप सी लगी थी मगर बोलने से बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि माँ ने ये जानबूझकर किया। आप सब लोग जानते तो हैं कि वो इस मामले में किस कदर हसास है। दानियाल ने जताया, जरूर किसी की शरारत होगी। तुम ऐसा बोलकर इसके किए गए जलील अमर पर पर्दा नहीं डाल सकते दानियाल, सजा तो इसे मिलेगी। तभी बाहर आना जहांगीर की गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई थी। सोबी एक पल भी इस घर में रुकना नहीं चाहती थी और मैं और इसे इसके पापा के साथ भेज रही हूँ। शाजिया बेगम ने कलेजे पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया था। दिलावर आजम ने पहलू बदला, जबकि दानियाल के तेवरी पर बेशुमार बल पड़े। और आपको ऐसा क्यों लगता है मम्मा कि मैं इसे कहीं जाने दूंगा जब तक मन होश में आकर अपने रवैये की वजाहत नहीं देगा? कहीं नहीं जाएगी वो। तो बेहतर यही होगा कि इसे बोले चुपचाप अपने रूम में जाए, या ये काम मैं खुद कर देता हूँ। नानियाल तुम पागल हो गए। और तभी राणा जहांगीर दस्तक देकर रूम में दाखिल हुए थे। सबको चुप लगी, जैसे बोलने को कुछ था ही नहीं। राणा जहांगीर सोबी से मिलकर आए थे और अब सपाट चेहरा लिए इनके सामने खड़े थे। आजम, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उम्मीद है कि अब तुम लोग हरगिज असरार नहीं करोगे कि ये रिश्ता कायम रखा जा सके। वो दो हरफी बात थी, पत्थर पर लकीर। मगर अंकल मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। दानियाल भड़का। वाकई? और मुझे कौन रोकेगा? जहांगीर साहब के माथे पर बाल आए थे। बकवास बंद रखो दानियाल, जाओ अपने रूम में। दिलावर आजम दहाड़े थे और झुके कंधों के साथ जहांगीर के सामने, जैसे बाप आपकी मर्जी जहांगीर, क्योंकि हमारे बेटे की कोई गलती कोई छोटी मोटी नहीं है, नाकाबिले तलाफी है। हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम बच्ची का ख्याल नहीं रख पाए। ये सुनकर जहांगीर के तने सब कुछ ढीले पड़े, मगर वो वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे और शाहमान की ज़िंदगी और जीने की वजह को अपने साथ लिए वहाँ से निकलते चले गए थे। सुबह 12 बजे के करीब मन ने मंदी मंदी बोझल और भारी होती आंखें खोली थी। सर शदीद भारी था, मगर वो फौरन से पहले उठ बैठा। कमरे का फसूहेज़ माहौल, मगर बेड पर चादर जैसे ऊधम मचा हुआ था। दुपट्टा पड़ा था, दुपट्टे वाली रूम में कहीं नहीं थी। इससे दिमाग पर जोर डालने के बावजूद कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो रूम में कैसे आया था और इसके बाद क्या हुआ। मगर ये सोचकर दिल जरूर दहला था कि रात यकीनन इसे धोखे से पिलाए गए थे। और इसके बाद इसने क्या किया होगा? वो तड़प कर बेड से उतरा था, लबका वॉशरूम में चेक किया, कहीं नहीं थी। दिल को जैसे किसी ने पैरों नीचे कुचला। घने बालों में हाथ फेरता, वह नंगे पाँव ही सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था। मगर खिलाफत वक़्त घर में हुक आलम था। आज तो लेट इवनिंग वलीमा का फंक्शन था, घर में गहमा-गहमी और रौनक होनी चाहिए थी। वो लाउंज में आया था। लाउंज में बीजान, शाजिया बेगम और दिलावर आज़म मौजूद थे और खामोशी से चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, इसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया था, मगर कोई मुतवज्जा नहीं हुआ था इसकी तरफ। इसे फिर अजीब लगा। चारों ओर नज़र घुमाई और दिल का सुकून, इसकी आंखों की ठंडक वहाँ मौजूद नहीं थी। और इस मामले में इतना पेशेंस वो रख नहीं सकता था। मम्मा सोबी किधर है? इसने संजीदगी से पूछा था। शाजिया बेगम को आग लगे, मगर फिर भी वो सुबह सुबह इस बिगड़े रईस आते का मुंह नहीं लगना चाहती, तो इग्नोर कर गई। डैड आप बताएंगे? शाहिमन जाओ अपने काम करो, हमारा दिमाग मत खाओ। हो ढूंढ लो। दिलावर आजम ने इसके डिटाई पर दांत पीस कर कहा। अब तो एक ही बंदा था जिसे सीधे सवाल का सीधा जवाब दे सकता था। वो तेज कदमों से दानियाल के रूम तक आया था। बगैर दस्तक हवा बना अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही बेड पर वो लैपटॉप खोले कुछ कर रहा था। इसे फक चेहरा लिए रूम में आता देखकर एक चंटी सी निगाह इस पर डाली और ठंडी सांस भरी थी। भाई सोबी कहाँ है? रात इसके पापा इसे ले गए वापस हमेशा के लिए। दानिया ने इसके सर पर बम फोड़ा था। व्हाट? लेकिन क्यों? वो क्यों चलेगी भाई? आप लोगों को पता है ना, मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो दहाड़ा। ये तो शराब के नशे में दूध इस पर हमानों और दरिंदों की तरह शरारत करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। शाह दिलावर आसम, दानिया ने सुकून से कहा था। मगर ये सुनकर शाह आलम के सर पर आजम मेंशन की छत आ गिरी थी, जैसे पाँव के नीचे से जमीन खिसकी थी। वो उल्टे कदमों अपने रूम में आया था और बेड पर बैठकर कनपटियां से हिलाते रात के मंजर सोचने की। फिर बहुत कोशिश के बाद इसे याद आता चला गया कि वो क्या क्या कर चुका है। यानी इसके हाथ से मोहब्बत और जिंदगी सूखी रेत की तरह मिट्टी से फिसल चुकी थी, मुट्ठी से फिसल चुकी थी। मगर वो तूफान बना उठा। जल्दी से कपड़े निकाल कर फ्रेश हो गाड़ी लेकर आजम मेंशन से निकला था। वो भस्म करने वाले अंदाज में दहाड़ से डोर खोलकर नशवान के ऑफिस में दाखिल हुआ था। तनी असाब, लाल अंगारा चेहरा और आंखें बिखरा खोलिया। एक मर्तबा तो इसकी आंखों से निकलते शोले देखकर नशवान भी अंदर तक गड़बड़ा हिल चुका था। हर शाहमान दिलावर आजम के गुस्से से आता कौन था जो हाइफ नहीं हुआ था। मीटिंग चल रही थी, मगर नशवान के स्टाफ समेत इसकी खुद की भी जुर्रत नहीं हुई थी कि वह शाहमान को इस वक्त एक लफ्ज भी कोई बोल पाता। कोई नहीं जानता था शाहमान दिलावर को, जो दिलावर आजम की सियासी पार्टी का होने वाला नया चेयरमैन अनकरीब ही बनने वाला था, जबकि अपने सियासी करियर का आगाज वो कब का कर चुका था। आखिर इसने मीटिंग में खुद ही बर्खास्त कर दी थी। सब रूम से निकले और आहिस्ता आहिस्ता टेबल के करीब आए और दोनों हथेलियां टेबल पर रख के हल्का सा नीचे झुके। निशान के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नुमानदार हुए, मगर डिठाई से बोला, क्या यार छोटा सा मजाक था, शरारत इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? वो टेबल पर झुका निशान को घड़बड़ाते और माथे पर उभरा पसीना देखे गया। अजीब सी लपक थी इसके निगाहों में। निशान बार बार माथे पर आता पसीना साफ कर रहा था। मजाक वो होता है नशवान अहमद जिस पर लोगों को हंसी आए, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मुझे कितने बुरे तरीके से चिढ़ जाती है।
शाहमान के लहजे में अजीब चुभन से और फंकार थी। और कम ऑन यार, जाने दो, दोस्तों में तो सब चलता, हुआ गया। वो हबासा से इसको टॉपिक से हटाकर इसके मुंह से इसकी बर्बादी की कहानी सुनकर अब लुत्फ उठाना चाहता था, मगर वो शायद भूल गया था सामने शाहमान दिलावर आजम खड़ा था, कोई मामूली इंसान नहीं। वो तो कितने दिनों से इसका बदला रवैया जान रहा था, बदले तेवर नोट कर रहा था, मगर अपनी गलतफहमी समझकर इग्नोर कर गया था। इसकी एक्सरे मशीन जैसी निगाहें जैसे अंदर तक इसे जांच रही थी। तभी वो गड़बड़ा रहा था। यू नो व्हाट निशवान अहमद आजम सियासत की बुलंदियों और कामयाबियों को क्यों छू रहे हैं? क्योंकि वो अपने आस्तीन में छुपे सांप नवाज सो कॉल्ड हैर हवाओं को बहुत जल्द पहचान लेते हैं और दोस्त की शक्ल में भेड़िए नमा दुश्मन को भी बहुत अच्छे से जान लेते हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था, नशवान ने इसकी जानब देखा, इसीलिए अपनी बुज़दिली के खास से बाहर आओ नशवान और खुलकर दुश्मनी नभाओ तो शाहमन को भी मज़ा आए। आज से जो हम में कज़न्स और दोस्ती का रिश्ता था इसे तो भूल ही जाओ और मुझसे खास तौर पर इससे बहुत दूर रहना। इसी में तुम्हारी भलाई है नशवान अहमद, नहीं तो शाहमन की रग रग से तो वाकिफ हो ही तुम कि खुद से जुड़ी चीज़ों के लिए वो किस कदर पागल है, पोजेसिव और जुनूनी हो। अपनी चीज़ों पर नज़र डालने वाले की आंखें नोच कर फेंकने में ही शाहमन एक सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएगा। वो ससराते सर लहजे में कहता सीधा हुआ था, इसे मैंने रिजेक्ट किया और अब तुम शट अप यू बास्टर्ड। मन दहाड़ा तो निशवान अपनी जगह से उछल पड़ा था। तुम्हारी क्या औकात थी निशवान अहमद इसे रिजेक्ट करने की? यूँ कहो कि इसने किस्मत की तुम्हें रिजेक्ट किया। आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ, फिर से सिर्फ बोलूंगा नहीं, आगे तुम खुद समझदार हो, दूर रहो इससे। वो गुराता कहता तनफन करता वहां से निकला था। तुम और तुम्हारी धमकियां शाहमान, इसे तो मेरे पास नहीं आना होगा हर हाल में हर कीमत पर। बहुत बड़ी भूल होगी मुझसे जो इतने हसारे का सौदा कर बैठा, खरड़े को छोड़कर खोटे सिक्के को दामन में डाले, मगर अब मैं वही गलती सुधारूंगा। बेवजह लहजे में शैतानी इरादे बांधता इस वक्त फ्रियोन बन चुका था। शाहमन की BMW राना हाउस में दाखिल हुई तो लाउंज में बैठे जहांगीर साहब के माथे पर आवाज़ सुनकर ढेर सारे बाल आए थे। कुछ ही पलों में वांदी बना अंदर दाखिल हुआ था। राना जहांगीर को लगा वो पहले इनके पास आएगा, मगर ये इनकी हम ख्याली थी कि वो इनसे डरेगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं थी या कोई रुकावट जो शाहमन को इसके पास जाने से रोकती। अपनी ब्लैक लेदर जैकेट में हाथ डाले फिलहाल इनको इग्नोर करते हुए सीधा ऊपर वाले पोर्शन की जाने बढ़ा। राना जहांगीर शदीद तैश और इख्तियार मोटने लगे जब साइमा बेगम ने इनके हाथ पर हाथ रखे नहीं रोक दिया था। जो भी था इनको अब वो इनका दमाद था। साइमा बेगम ने इन्हें शांत रहने का इशारा किया था। अपने रूम की खिड़की में मुकम्मल सियालबास में घिरे शाल कंधों पर डाली सोगवार से खड़ी बाहर नीचे गैर किसी मरी नुक्ते को घूर रही थी। गलाइयों पर ड्रेसिंग की गई थी। अब गर्दन की जलन में भी अफाका था, मगर जो रूह छलनी हुई थी वो ज्यादा तकलीफ का अमल था। जानी पहचानी आहट अपने पीछे महसूस हुई तो वो चौंकी जरूर, मगर पलटी नहीं। जानते थे अगर पीछे खड़े शख्स के बस में होता तो वो इसकी सांसों पर भी दस्तरस हाजिर कर लेता कि जाकर वो उसे दूर जाती। छोड़ने की बात तो बहुत बाद में आती थी। वो धीमे कदमों से चलता बिल्कुल इसके पीछे आन खड़ा हुआ था। सोबी धीमे से बोझल आवाज में पुकारा, मैं वजाहत दे सकता हूँ, नहीं चाहिए। सुईबा स्वाट लहजे में बोली, आप मुझे डिवोर्स दे दें। मन के चेहरे ने लहू छलकाया, और आपका ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा करूंगा? शाहमन के बेकरार निगाहों ने इसके चेहरे का शिद्दत से तवाफ करना चाहा। मुझे तो ये भी नहीं लगा था जो रात आपने मेरे साथ किया। वो अचानक मुड़ी और नफरत से मन को देखा था। फटा होंठ, ड्रेसिंग की गई जहमी कलाइयाँ, मन का दिल जैसे डूब कर उभरा, जबकि अभी तो गर्दन पर इसने शाल लपेट रखी थी। ये नशवान ने जानबूझ कर किया सोबी, आई स्वेयर इसने मेरी सिंपल ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसका लहजा टूटा हुआ था। अब आपकी कोई वजाहत इस एतबार को दोबारा कायम नहीं कर सकती जिसकी धजियां आप रात में खेल चुके हैं शाहमन। सोबी का लहजा नहाय सर था। सोबी प्लीज एक दफ़ा नो शाहमन अब नहीं। इसका लहजा बीग गया था। कितना आसान कर दिया था आपने मुझे कि मैं अब तो अपने वजूद से नफरत होने लगी है मुझे। शदीद नफरत जिसे पाने को आप मचल रहे हैं। सोबी ने इसके गानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डेला था। शाहमन का चेहरा शिद्दत जब से लाल अंगारा हुआ, नरमी से इसे बाजुओं से थाम कर दीवार के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखे। आपको पता है आप क्या कह रही हैं सुबा? अब तो मन का लहजा भी बिगा हुआ था, मगर रगे तन चुकी थी। स्वीबा के कंधों से लपेटी शाल उसे उतार कर नीचे गिराई थी और कंधे से शर्ट नीचे खिसकाना चाहिए। मैं जो कह रही हूँ इसका सबूत ये निशानात हैं शाहमन जो आपने मुझे तोहफे में दिए हैं। सोबी की आंखों से आंसू रूट कर गए। मन ने तड़प कर इसके हाथों पर हाथ रख कर जैसे इस निशानात से निगाहें चुरानी चाहिए थी। शाहमन का दिल डूब कर मरे जहूद जैसे अपनी दरिंदगी के निशानात देकर अपनी ही निगाहों से गिरा। और शिद्दत इज्जत के बावजूद भी इसके तवातर से बहते आंसू देखे शाहमन की आंखें भी थी। आई एम सॉरी सोबी, मैं आप एक काम करें शाहमन, कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी, शायद आपको सुकून आ जाए। वो इस पल में और इस पल पल की अजियत से मेरी जान तो छोड़ी जाए ना। अल्फाज थे कि शोला जो मन की रगों में उतरे थे। सोबी वो दहाड़ा, बस ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कितना अर्सा हो गया हमारे नाकाओं का, ऐसा कब लगा आपको? और अगर मुझे सिर्फ आपके वजूद से गर्ज होती तो याद है आपको किडनैप किया गया था। वो लाल अंगारा आंखों इंक्स की आंखों में गाड़े खड़ा था। सोबी की सांसें अटकी थी और वह इंकशाफ करना चला था। इसकी नाजुक जान के ऊपर फिर कौन सी आगाही का आजाब नाजिल करने वाला था। किसने किया था आपको किडनैप? जानती हैं, दानियाल भाई ने। जब दूसरी मरतबा आपने रिश्ते से इनकार किया तब वो ले आए थे आपको मेरे लिए, मेरे पास, और लाकर फेंक दिया था मेरे रूम में। और ये भी कहा था जो अभी मैंने कहा
कि फिर तो अब आपके पास इनकार की कोई गुंजाइश ना रहती अगर मैं इस वक्त अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। बकौल आपके वो भीगे लहजे पे इसके माथे पर माथा टिकाए बेबसी से बोला था, जानता हूँ रात नाकाबिले तलाफी नुकसान काट चुका, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मौत नहीं खुदारा, आपसे जुदाई मेरे लिए मौत ही है, मर जाऊंगा मैं आपके बगैर, आप जानती हैं अच्छी तरह। वो कहते हैं एक कदम पीछे हटा, जमीन से शाल उठाकर इसके सर पर डाली, इस नाजुक गुजार वजूद पर एक भरपूर नजर डाली, पीछे मुड़कर रूम से निकलता चला गया। वो फिर आकर खिड़की में खड़ी हुई थी। शाह-ए-मन और दलावर आज़म एक मरतबा फिर अपने जुनून की इंतहा से इसे लाजवाब कर गया था, जिससे वो सच झुंझला जाती थी। दिमाग माज़ी के झरोकों में कहीं खोया और वो वक़्त याद आया, जैसे मोहब्बत जैसे अज़ाब में अपनी जान नहीं झोंकी थी। ये वो वक़्त था जब जो फैसलाबाद में रहते थे। इस दिन वो कॉलेज से वापस आई थी जब पापा घर पर मौजूद थे। इसे हैरत हुई। तब इसे पता चला कि पापा का ट्रांसफ़र लाहौर हो चुका है। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी क्योंकि लाहौर में इसकी सगी फूफो इस्मा बेगम रहती थी। और इनके बेटे नशवान अहमद से जाने क्यों इसे डर लगता था। नहीं जानती थी सोबी कि वो डर नहीं था, मोहब्बत थी जो इसे खोखला कर देगी। बहरहाल जल्द ही वो लाहौर शिफ्ट हुए थे। कई दिन सेटिंग करने में गुजर गए। इसके फूफो जो इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी पूरा साथ दिया इनका सेटिंग में। इनसे ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली थी। एक दो मरतबा नशवान भी आया अपनी मम्मा को छोड़कर जाने और रिसीव करने। वो तो खुद सामने नहीं आए मगर इसे छुपकर ज़रूर देखा था कि ये कच्ची उम्र की नोहेज सी जज्बातें कि पहली सीढ़ी जिस पर वो चढ़ने लगी थी। कॉलेज में बड़ी मुश्किल पेश आई, पुरानी दोस्तें याद आई मगर जल्द ही ये भी कमी पूरी हो गई थी। जब नयाब गुल ने इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ममतोल घराने की नायाब गुल काफ़ी दबंग, निडर और शोहो शिंग लड़की थी, जबकि सोबी इसके बिल्कुल बरअक्स, मगर फिर भी दोस्ती हो ही गई थी। चंद दिनों में ये दोस्ती हाथ से ज़्यादा गहरी हो गई, तकल्लुफ़ की तमाम दीवारें गिर गई थी। वो यूं ही एक आम सा दिन था जब कॉलेज का ऑफ हुआ। वो दोनों गेट तक आए मगर सोबी ये देखकर दम होद रह गई कि सामने नशवान अहमद अपने मखसूस डैशिंग हुलिये में लापरवाह सा गाड़ी से डेक लगाए खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देख सोबी के हाथ पैर फूले थे और इसका होंकपन देखकर नयाब गुल को समझने में वक्त ना लगा कि वो सोबी को देखकर इसकी जानिब पड़ा। मुझे मामा जान का फ़ोन आया कि घर की गाड़ी खराब है तो मैं तुम्हें ले आऊँ कॉलेज से, अब चलो। जी जी, वो हकलाई। नयाब को हैरत हुई मगर चोर निगाहों से सोबी की पतली हुई हालत नोट की जो अब लड़ते कदमों से जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठती थी। सारे रास्ते वो खामोश रही। नशवान भी एयरपोर्ट्स लगाए बिजी रहा। सोबी 21 साल की थी और अभी नशवान से 9 साल छोटी थी। नशवान ने अमेरिका से एमबीए किया था और अब अपने खुद के बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। घर पहुंचकर इसने अपनी मम्मा से बहुत झगड़ा किया था कि आपने नशवान को क्यों भेजा इसे लेने के लिए, और अपने पापा की लाडली पापा से भी नाराज हो गई थी। जहांगीर साहब भी परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि इनके प्रिंसेस इनके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। फिर लाख मिनट माजूद और आइसक्रीम खाने के बाद इनकी प्रिंसेस का फूला मुंह सीधा हुआ था। अगले दिन नयाब ने जो इसकी टांग खींची थी तो इसका कुछ सब कुछ गला कर ही सांस लिया और फिर अगले कुछ दिनों तक मशहूर बिजनेस टाइकून नशवान अहमद का विजिटिंग कार्ड और फ़ोन नंबर भी नयाब गुल ने हासिल कर लिया था अपनी दोस्त की आतर पर। कौन जानता था आगे किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मासी दिलावर आजम और शातिया बेगम की 4 औलादें थीं। सबसे बड़ा दानियाल था जो एमए करके अब अपने बाबा के साथ सियासत में दिलचस्पी लेने लगा था। शाह-ए-मन दानियाल से 8 साल छोटा था मगर दोनों भाइयों में इस कदर प्यार और उनसीयत थे कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। फिर बहन से 2 साल छोटी सारा और फिर सबसे छोटी राबी थी। दानियाल इन दिनों 28 साल का हो चुका था जब इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था। इसकी ज़िंदगी में सबा नामी लड़की आई थी जो मतवस घराने की लड़की थी। दानियाल ने इसकी मोहब्बत में दुनिया बना दी थी। दानियाल को बेपनाह मोहब्बत को देखते दिलावर आज़म ने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। 1 साल तक ये कायम रहा। दानियाल ने सबा पर पानी की तरह पैसा बहाया। अपना क्रेडिट कार्ड वो सबा को ही दे कर रखता था। कभी इसकी माँ का ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दिए, कभी बहन की कॉलेज की फ़ीस के नाम पर। फिर जल्द ही इसने रुखसती का तकाज़ा किया। सबा आएँ बाएँ-शाएँ करने लगी मगर दानियाल के सब्र का पैमाना जल्द हो गया था तो रुखसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया था। मगर दानियाल की किस्मत में मोहब्बत के हाथों शिकस्त लिखी गई थी। तभी सबा ऐन रुखसी के दिन इसके साथ भाग गई जिसे मोहब्बत करती थी। दानियाल सिर्फ इसके लिए इसकी ख्वाहिशात पूरी करने का एक ज़रिया था। दानियाल ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गमों के अंधेरे में ऐसा डूबा कि नशे की हालत में भयानक एक्सीडेंट करवा बैठा था। वो 2-3 साल कोमा में रहा और तो और ये एक्सीडेंट इस कदर शदीद था कि इसके हिस्से में उम्र भर के हसारे आ चुके। वो उम्र भर के लिए बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो चुका था और अपने भाई की ये हालत देखकर मन के सीने में जो और ज़ात से नफरत का बीज उगा था वो वक्त के साथ साथ एक तनाव दरख्त बन गया था। कोमे से उठने के बाद और सेहतयाब होने के बाद दानियाल ने मुल्क छोड़ ही दिया था। वो शाह मन के सीने में वहशत और नफरतों के उबार के मुल्क ही छोड़ गया था। यही नफरत थी जिसने शाह मन को बहुत बागी, ज़िद्दी, हार्डरम, बदतमीज़ और मुँह फाड़ बना दिया था। 7 साल गुजर गए मगर दानियाल लौट कर नहीं आया। मगर जब लौट कर आया तो बहुत टूटी बिखरी हालत में था। मोहब्बत ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो आज़म हाउस की बजाय अपने अपार्टमेंट में रहता था। दिलावर आज़म और शादिया बेगम ने शाह मन पर बहुत दबाव डाला कि वो शादी कर ले क्योंकि वो 28 का हो चुका था और आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। सारा की शादी कर दी गई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा मुकीम थी जबकि मन अपनी ज़िद से टस से मस न हुआ था। सब लाउंज में थे जब शादिया बेगम ने रो रो कर आंखें सुजाली थी। मन माथे पर ढेर सारी तेवड़ियाँ ले बैठा था। मन कब तक, आखिर कब तक मुझे मायूस करोगे तुम इनकार करके, प्लीज़ मान जाओ। नफरत है मुझे मम्मा, शदीद तरीन नफरत। इस एक लफ्ज़ लड़की से मोहब्बत है।
शादी से अभी तो 28 का हूँ, 80 के बाद भी यही कहूँगा कि अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला, और दुनिया में ऐसी कोई भी नहीं है जो शौहमंद लवर को अपील करे। सो प्लीज़ खुदा के लिए ये रोज़-रोज़ का बिखेड़ा बंद करें, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। वो बदतमीज़ी से बोलता तो मेंशन से निकल रहा था, और अब अपने फार्म हाउस पहुँचकर अपने जिगर, अपने चचाज़ाद नशवान को काल मिलाई थी कि फ्रेंड्स को लेकर फार्म हाउस पहुँचे। वो आज पी पिलाकर मुकम्मल होश गँवाकर अपने भाई का काम गलत करना चाहता था। कुछ ही देर में वो पहुँच चुके थे, नशवान, वली, हैदर और वो खुद। महफ़िल अपने अरूज पर थी। अभी उन्होंने पैक बनाए ही थे कि जब नशवान का फ़ोन बजा। इसने बेहद बुरा सा मुँह बनाया। शायमान को अजीब लगा। क्या हुआ नशवान? यार एक लड़की है, कुछ दिनों से फ़ोन पर परेशान कर रही है। मन के माथे पर बल आए तो ब्लॉक कर दो। खुद कुछ नहीं कहती, मगर कह दिया कि मेरी दोस्त आपको लाइक करती है और मुझे और मेरे बारे में सब जानती है। स्ट्रेंज। तो मुझे बस ये तजस्सुस है और ये जानना है कि इसकी वो दोस्त कौन है। तो शुगर मेला नशवान ने आँख विंकी थी। शामान ने कंधे झुकाए, सबने अपना-अपना गिलास उठाया। चीयर्स! एक जाम मेरे भाई की बर्बादी के नाम। हाँ, हाँ, शामान के कह के मैं सदियों का दर्द था। बहुत जल्द हिस्ब मामूल वो अपने मुकम्मल होश खो बैठा था। तभी इसके हाथ से वफ़ादार नदीम ने इसके दिए गए ऑर्डर्स के मुताबिक इसे हादर एक उठाया और इसके मखसूस रूम में लेकर आया था। मगर वह नदीम का गिरबान पकड़ चुका था। जानते हो मुझे नदीम, नफ़रत है मुझे सबसे, बहुत नफ़रत। मुझे नहीं करनी शादी, गवाह रहना। जी, जी सर, रहूँगा, आप आराम करें। नहीं, नहीं, ये औरत इस काबिल भी नहीं है कि मैं इसे अपनी रखेल भी बनाया जा सके। जानते हो ना? जी, जी सर, जानता हूँ। मूसा ने अफ़सोस से अपने सर को देखा था और लाकर इसे बेड पर लिटाया था। ब्लैक पैंट, ग्रे शर्ट में उठता कद, मगर बिखरा सा वो बेतहाशा हैंडसम और हसीन लग रहा था, मगर अफ़सोस, नफ़रत से भरा, खुश-ओ-हर से बेगाना। ये क्या कह रही हो तुम? गुल सोबी की आँखें सदमे से फटी की फटी रह गई। हाँ ना, ठीक कह रही हूँ, तुमने तो बताया ही नहीं था। इसे तो मैंने फ़ोन करके इसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर कौन है वो जो इसे पसंद करती है। ये क्या कर रही हो नेहा गुल? ये क्या किया तुमने? सोबी के हस्बैंड मकबूल हाथ पैर फूल गए थे, वो खुद पसीने में नहाया। तुम ये कैसे कर सकती हो मुझे पूछे बगैर, बताए बगैर? उफ़! डरपोक बुज़दिल हो तुम सोआबी। जब तक इसे बताओगी नहीं, इस हैंडसम को कोई और ले उड़ेगी, इसीलिए थोड़ी हिम्मत से काम लो, और मैंने इसे तुम्हारा नाम नहीं बताया अभी, यही कहे कि मेरी दोस्त है। गुल ने इसे डाँटा। मगर ये ठीक नहीं, मैं ऐसे नहीं चाहती थी। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? सोबी ने सहमी हरनी की तरह अपनी काजल भरी आँखें फैलाई। कुछ नहीं होगा यार, सब ठीक होगा। वला परवेज़ से बोली। आँखों के पर्दे पर एक हैंडसम सी शख्स लहराया। वो अपने ऑफ़िस में था, अपने पापा के दिए गए किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था, जब नशवान डोर नॉक करके ऑफ़िस में दाखिल हुआ था। "अमान उठो, जल्दी चलो मेरे साथ यार।" शामन ने एक चंटी सी निगाह इसके एक्साइटेड से चेहरे पर डाली थी। "क्यों? शहर में आग लगी है क्या जो हमने बुझानी है?" वो हनूज़ लापरवाही से बोला था। "उफ़! ओह! प्लीज़ ना, जो कह रहा हूँ उठो।" इसने अमान को बाजू से घसीटा था, इसे ना चाहते हुए उठना पड़ा। गाड़ी लेकर निकले तो अमान की नौजवान को मैंने ऐसी मुस्कुराहट देकर तब चढ़ी थी। "आप फूटोगे भी मुँह से कि कहाँ लेकर जा रहे हो कि नहीं?" "क्यों भाऊ खा रहे हो यार? दरअसल तुम्हें ऑफ़िस में ही बता देता कि कहाँ जा रहा हूँ तो तू कभी भी साथ ना चलते।" इसकी मुस्कान मुस्कान गहरी हुई थी। मान ने होनहार नगार से घूरा तो वो गड़बड़ाया। "दरअसल मैं अपनी फर्स्ट ऑफ़िशियल डेट पर जा रहा हूँ।" व्हाट? मन को आग लगी थी, क्या बकवास कर रहे हो? वो दरअसल इस लड़की का फ़ोन आया, इसने कहा कि वो अपनी फ्रेंड को मुझसे मिलवाने ला रही है, तो इसीलिए वो दाँतों तले लब दबाकर बोला था। और बगैरत इंसान, मुझे साथ क्यों लेकर जा रही हो? मन के हिसाब तने। यार वो 2 होंगे तो मैं अकेला क्यों? निशवान ठठाई से दाँत निकालता बोला। तो मन का दिल किया एक मुक्का लगाकर इसका थोबड़ा तोड़ दे। व्हाट रबिश निशवान, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे उतारो मुझे यहीं। तुम्हें पता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम गँवार कोठरा डालने वाले हो, मगर अपने दोस्त को तो नया पार लगवा दो ना मेरे भाई। वो आज अचानक से लहजे में मस्कीन शक्ल बनाकर बोला तो मन को चुप होना पड़ा। मगर तेवर अभी बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उफ़! किस कदर थर्ड क्लास ओछी और घटिया लड़कियाँ होंगी, इसे सोचकर ही कोफत हुई। वो मम्मा के साथ लाउंज में इनकी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी, जब अचानक लाउंज में गुल दाखिल हुई थी। इसे खुशगवार हैरत हुई। "अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप?" वो 2-3 मर्तबा पहले भी घर रह चुकी थी, तो साइमा बेगम अच्छी तरह हासिल तकल्फ़ी हो गई थी। "मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ बेटा?" "मैं भी ठीक हूँ आंटी, बस सोबी को लेने आई हूँ, हमारे घर में भतीजे का अकीका है, अगर आप इजाज़त दें तो।" सोबी ने अब गौर किया, वो अच्छी खासी बनी ठनी हुई थी। "क्यों नहीं, ले जाओ भई, मैं तो खुद चाहती हूँ ये घर से बाहर निकले। जाओ सोबी, देखो वो कितने प्यार से बुला।" मम्मा अभी साथ चलें ना, वो हंसी सी होकर बोली। गुल का दिल क्या माथा पेट ले। नहीं भई, तुम अपनी दोस्त के साथ जाओ, मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँगी। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई शादियों से मेरी, अब तो रहा नहीं जा रहा मिले बगैर। वो एक साथी सी थी, तुम लोग जाओगे कैसे? गाड़ी तो मैं लेके जा रही हूँ। साइमा को फ़िक्र हुई थी। आंटी गाड़ी की ज़रूरत है भी नहीं, मेरा घर तो करीब ही है ना, और रिक्शा बाइक खड़ा है जिस पर मैं आई हूँ ना, इसी पर वापस जाएँगे। गुल के पास हर मुश्किल का हल था। जल्द ही गुल ने ज़िद करके इसे चेंज करवाया। ब्राउन शर्ट, फ्रॉक, ब्राउन ट्राउज़र और ब्राउन और ब्लैक स्कार्फ लिए वो इसके साथ निकली थी। गुल के लाख इसरार के बाद इसने मेकअप नहीं किया था। हाँ, काजल ज़रूर लगाया था। और रिक्शा जब जीटी रोड पर आया तो सोबी को हैरत हुई थी। "गुल, ये तुम्हारे घर का रास्ता तो नहीं है? जानती हो आप चुप करके बैठी रहो।" वो बेनियाज़ी से बोली। सबा को मज़ीद हैरत हुई। ये हैरत सदमे में बदली जब रिक्शा आकर एक मशहूर कैफ़ेटेरिया की पार्किंग में आकर रुका था, और वो दोनों नौजवान की गाड़ी को देख चुकी थी। "गुल, ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखे से ऐसे यहाँ लाने की?" वो गुस्से में गुर्राई थी, मगर परवाह किसे थी। ओफ़ो! अब तुम अपना मेलोड्रामा मत शुरू मत कर देना सोबी। आज या आर या तो पार। अभी तो
नहीं, कभी नहीं। गुल ने ज़बरदस्ती से रिक्शे से बाइक खींचा था और इसीलिए अंदर पड़ी थी। सोबी के पैरों में से नीचे से ज़मीन खिसकी थी, नाज़ुक जान लर्ज़ा रह करके रह गई थी। वो काफ़ी देर से काफ़े में बैठे थे। अब शाहिमन को गुस्सा और तैश के अपनी हदों को छूने लगा था। इसने नशवान को घूरा, इसने दाँत निकाले थे। भाड़ में जाओ नशवान, वो कहता उठा। नशवान बौखलाया, प्लीज़ यार 5 मिनट और फिर वापस चले जाएँगे। कहीं नहीं जा रहा, पार्किंग में हूँ, यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं है। वो कहता बाहर आया, एक पिलर से टेक ले गया, स्मोकिंग करने लगा। तभी एक दबी सरगोशी सुनाई दी। गुल, तुम्हें अल्लाह का वास्ते अभी भी वक्त है, वापस चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शाहिमन ने आवाज़ की जानिब देखा तो सामने ही एक लड़की, छोटी सी लड़की का बद दबोचे से अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। इसने गौर से दिलचस्पी से इस ब्राउन सूट वाली लड़की के हवाइयाँ उड़ा चेहरा देखा था। क्या किसी चेहरे पर डर और खौफ भी इस कदर दिलरुबा प्यारा लग सकता है? सोबित, तमाशा मत बनाओ, चुपचाप चलो। गुल मैडम दांत पीस कर बोली थी। गुल प्लीज़, मुझे नहीं जाना अंदर, वो खांसी से बोली थी, मगर वो इसका बद दबोचे चलती रही थी। पिलर के पास से गुजरी एक लड़का अपनी जानिब देखता मिला। गुल तो लापरवाही से गुजर गई, मगर सोबी के कन्फ्यूज होते माथे पर पसीने छूटे थे। वो अंदर दाखिल हुई, मान भी धीमे कदमों से चलता अंदर आया था। एक कोने वाले टेबल पर नशवान बैठा था। गुल इसकी जानिब बढ़ी। सोबी तकरीबन गुल के पीछे ही छुप ही गई थी। वो इसे यूं लग रहा था वहां बैठा हर शख्स से घूरा था, पूरा जिस्म लरजता था। हाय, गुल खुशदिली से बोली थी। नशवान को देखकर मुस्कुराया, मगर सोबी को देखकर इसे धचका सा लगा। हाय, बैठे। वो दोनों बैठ के सोबी ने मजबूती से अब भी गुल का हाथ थाम रखा था। एक गठली सी उबर कर मधुम हुई थी, तब भी मन भी टेबल तक आया था। ये मेरा दोस्त और चचाजाद भाई है शायमन, नशवान ने तारुफ करवाया था। हाय, गुल ने कहा। मन ने सिर्फ सर हिलाकर विश करने पर इत्तेफाक किया था। सोबी तो सर झुकाए जमीन पर जाने क्या तलाश कर रही थी। इसकी लड़ती बल्कि हल्के से कप कपाता वजूद कोई बड़ी देर से बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने इसे मिलाने लाई हूँ आपसे। फूफो की बेटी होने के बावजूद आप इसे जान नहीं पाए, अफसोस है ये आपको। गुल की बात पर पूरी होने से पहले सोबी ने बुरी तरह गुल के हाथ पर नाखून खबोर डाले थे, जो नशवान तो ना देख पाया, मगर किसी की ज़ेरक निगाह ने सब छुपा ना रह सका। नशवान ने नागवारी से इस डरी सहमी दब्बू से अपनी कम उम्र कज़न को देखा था, जो 20-21 साल की होने के बावजूद आज डरी सहमी 15-16 साल बच्ची लग रही थी। हाँ, मगर सामने वाले का कॉन्फिडेंस इसे ज़रूर अच्छा लगा था। इसकी और उम्र में फ़र्क देखा। और आपने? नशवान ने नागवारी से कहा था, अगर इसके दिल में कुछ है भी तो इसे निकाल दो, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। राना साहब, सुन रही हैं ना आप? हाँ, मगर आप में दिलचस्पी ज़रूर है मुझे। इसके हर लफ्ज़ पर स्वबा का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ रहा था। शायद मैंने हैरत से नशवान को देखा और फिर सामने बैठी इस लड़की के सफ़ेद पड़ किताबी चेहरे पर नजर निगाह डाली। शाहिमन ने नशवान के सामने बैठी लड़की की निगाहों में छुपी फातहाना मुस्कुराहट भी ऑब्जर्व करी थी। ओ, तो ये बात है। शाहिमन को तमाम कहानी समझ आ गई थी। तो दोस्त ने अपनी मंजिल के हसूल के लिए सोबी बीबी को सिर्फ एक जरिया बनाया। और साथ से नफरत मजीद बढ़ी, मगर सामने बैठी लड़की से न चाहते हुए भी हमदर्दी महसूस हुई थी। सोबी गुल से हाथ छुड़ाकर फौरन उठी और बाहर की जानिब लपकी थी। अब गुल दिलचस्पी से नशवान को देख रही थी। शाहिमन ने एक नफरत भरी निगाह, एक फातहाना मुस्कुराहट पर डाली और फौरन से पहले बाहर आया था। बाहर आकर इधर उधर देखा। वो मुर्दा सा वजूद लिए एक बेंच पर बैठी दुखी सोबा को लगा इसका धुम घुट चुका है। गले में फंदा सा लगा, मगर औरती और तो पगली प्लेस पर तमाशा बनता। दर से फटी कनपटियों पर उंगली रख के बुरी तरह मसला को समझ में नहीं रहा था क्या करे। तभी वो इसके सर पर आन पहुंचा था। आइए, मैं आपको घर छोड़ दूँ। वह संजीदगी से बोला। खुद नहीं जानता था इतनी हमदर्दी का बहार इतना क्यों अचानक चढ़ आया था। वो हाली काली आंखों से बस फर्श को घूरे थी। तभी मन ने उकताकर इसके कलाई से पकड़कर इसे खड़ा किया था। वो हाली तमाम निगाहों से बस इसके साथ घसीटती जा रही। शाहिमान ने इसे लाकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा दिया और ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी वहां से निकाली थी। ड्राइविंग के दौरान बार बार निगाह भटका सामने बैठी लड़की की लड़ती पलकों पर जम जाती, जो अपनी गोद में रखे अपने हाली हाथों को बस काजल लगी आंखों से घूरे जा रही थी। वो अभी तक शॉक्ड स्टेट में थी और एक तो मोहब्बत हाथ से सूखी रेत की जानिब फिसल गई, और दूसरा जो दोस्त ने पीठ में धोखे का हंजर घोंपा था ना, वो इससे उठ ना पा रही थी, ना संभल पा रही थी। अगर गुल ने सिर्फ अपने लिए रास्ता हमवार करना था तो इसका किरदार क्यों मशकूक बना डाला? इसके गुरूर, नस्वानियत और खुदारी को क्यों धज्जियां बगेरी थी? क्यों इसका मान और फहद तोड़ डाला था? इसे बीच में क्यों घसीटा था? वो रोई नहीं थी, बकर शाह मन को जाने क्यों इसका काजिल फैला फैला लगा था। मन ने पहले बदई से पूछना भी कहा था, सो शाह मन ने नशान को कॉल मिलाई। हाँ, मैं मोहतरमा को घर छोड़ने जा रहा हूँ, एड्रेस बता दो। ओके, एड्रेस समझाकर इसने फोन रख दिया था। एक मरतबा फिर अपने पहलों में नकार दौड़ाई। शाह मन की रगे तनी थी, इसका काले लगी आंखों से तो आतर से बहते आंसू से जहर लग रहे थे। दिल में एक अनोखी सी फरमाइश अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी। वो बिल्ता हर्षा चुनगा, क्योंकि दिल चाह रहा था कि वो आंसू बड़ी अकीदत से अपने लब्बों से चुन ले। इसका घर आ गया था। नंबर प्लेट पर राना हाउस लिखा हुआ था। गाड़ी एक झटके से रुकी तो शायद सोबी को होश आया था। इतनी देर में शायमान ने आकर इसकी जानब का दरवाजा खोला था और खुद पर हैरत हो रही थी कि ये सब हरकतें वो जिंदगी में पहली मरतबा कर रहा था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और बगैर कुछ कहे अपने गाइड की जाने बढ़ी थी। सुने, शाहमन के आवाज़ पर वो ठटक कर रुकी, मगर पलटी नहीं थी, मगर वो खुद चलता सामने आ गया था। ना कदरे लोगों के लिए इन पर जुल्म, अपने आप पर जुल्म के पहाड़ मत तोड़ना। शाहमन ने इसकी हसीन तरीन काजल फैली आंखों की तरफ इशारा किया था। वो इसके पहलू से निकलकर अंदर भाग गई थी। इसकी खुशबू का जोंगा था जो सांसों में समाया। शाहमन काफ़ी देर वहाँ गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा, बेमकसद। वो बस बेवजह से इसे सोचे गया। ब्राउन ड्रेस, लड़ती पलके, फैला काजल, शर्मो हया से माथे पर आता पसीना, लड़ता वजूद, वो अपनी सोच और कैफियत पर हैरत ज़दा सा हुआ।
ना तो खुशी का गम है, ना गम की खुशी, मुझे बेबस बना चुकी है अब ज़िंदगी। मुझे यूँ दीजिए फ़रेब मोहब्बत का उम्र भर, मैं ज़िंदगी को याद करूँ ज़िंदगी मुझे। वो बुरी तरह टूट कर बिखरी थी कि अपना वजूद समेटना मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। कुछ दिनों तक बाहर में फंकती रही कि एक मरतबा तो साइमा बेगम और राना जग्गी भी परेशान हो गए इसकी जानिब से। साइमा ने रो-रो कर बुरा हाल कर दिया था। इस दौरान इस्मा बेगम भी आई थी नशवान की मंगनी होने और शादी की डेट फिक्स कर रखे जाने की मिठाई लेकर। इसकी कुछ तबीयत संभली तो वो कॉलेज गई थी। गुल साहब से मुबारकबाद वसूल करती फिर रही थी। इसे देखकर लहज़ा भर को गड़बड़ाई मगर बेशर्मी तेरा आसरा कि मुसादक मुस्कुराती इसके पास आई। उफ़! अब दिल पे मत लेना, नसीब नसीब की बात होती है यार, वो सुकून से बोली। सोबी ने एक तहकीर बड़ी निगाह से इसे देखा था और क्लास में चली गई थी। अब ये बात होता है कि जब तक गुल की शादी ना हो जाती, वो अपना मनहूस वजूद लेकर कॉलेज से दफ़ा ना हो जाती और वो कॉलेज नहीं आने वाली थी। कोई तदबीर है रद्द भला कि मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। वो काफ़ी दिनों से बेसुकून था, कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कोना नहीं था जहाँ वो शाहेमन दिलावर चैन सुकून कशीद कर लेता। बेकरारी हाथ से सवार थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बन गया है इसके साथ। शायमन दिलावर आज़म की ये हालत इसकी मम्मा शादिया बेगम काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी। फिर नशवान की शादी के हंगामे जाग उठे। सब बेहद हुए थे, जाने क्यों मगर शायमन को नशवान की शादी की बात के साथ लाशौर में एक बात, एक चेहरा, दो आँखें बार-बार क्यों परेशान कर रही। वो सच झुंझलाया हुआ था। अब तो नशे में धुत होकर अपने मुकम्मल होश गँवा कर भी दो आँखें इसका पीछे करने लगी थी, इसीलिए झुंझलाहट अजूर पर थी। शादी के फंक्शंस में अपने आप को बिज़ी और गुम करना चाहा मगर नाकाम, बुरी तरह फ़ेल। बल्कि वो तो लाशऊर में शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था, बल्कि शायद नहीं यकीनन। वो एक मुस्तकिल अज़ाब से बड़ी आसानी से बच निकली थी कि ऐन नशवान की शादी वाले दिनों में इसके सेमेस्टर का आगाज़ हो चुका था। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है बेशक, वो जो दिलों के साफ़ होते हैं ना, इन पर रहम फरमाता है। तो सोबी को कोई परेशानी नहीं थी चूँकि नलगल बीबी को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सो बीच में ही छोड़-छाड़ दी। ऐन वलीमे वाले दिन वो फ्री हुई थी। इसने जाने से इनकार किया कि मगर आज शायद इसे अपने हर डर के धोखे के चेहरों का सामना करना ही था कि इस्मा बेगम खुद चली आई थी इसे लेने और नाचार इसे तैयार होकर वलीमे में शिरकत करनी पड़ी। शहर के बड़े से हॉल में वलीमे का फंक्शन था, वक़्त का इशारा था। आज एक सितारा आसमान से टूटा था। ऐसा खेल बदलने वाला था कि तमाशाई खुद तमाशा बनने जा रहा था। तभी शाहेमन दिलावर आज़म ने जब इस बड़े से हॉल में कदम रखा तो कई नौजवान दिल उछल कर हलक में आए थे। डार्क ब्लू जीन्स की पैंट के ऊपर व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू लेदर जैकेट जिसके कहनियों तक फोल्ड कर रखा था। बेनियाज़ी से पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले बबल गम चबाता हुआ अंदर आते सनग्लासेस उड़ाता हुआ क़यामत ढहा रहा था। इस कदर हैंडसम, टॉल, सुरख सफ़ेद रंगत और डैशिंग के एक मर्तबा तो सब निगाहें इसकी जानिब उठी थी। मगर इधर वही सता की लापरवाही। मगर कहा ना कि तमाशाई आज खुद तमाशा बनने आया था। क्योंकि इसकी किस्मत के तारे ने टूट कर इसे खुद से बगावत की थी। वो इसी बेनियाज़ से स्टेज की जानिब बढ़ा। अपने जिगर नशवान अहमद से मिलकर शादी की मुबारक दी, जबकि एक चंटी सी निगाह इसके पहलों में बैठी इस धागाबाज़ लड़की पर डाली थी। यकीनन नशवान अहमद ने हसारे का सौदा किया था क्योंकि वो जो लड़की दोस्ती में मुलहस ना बन पाई, वो कोई और रिश्ते में हाक मुलहस हो गई। अफ़सोस मगर वो यूँ ही लापरवाह सा बना स्टेज से नीचे उतरा था। कुछ ही दूर जाकर इसके कदम पे तहाशा ठटका वहीं फ्रीज़ हुए थे। क्योंकि वो मंज़र दिखाई दिया जिसे देखने की चाह में इसका दिल दिन-रात बेपनाह अज़ियत से करलाया था। निगाहें एक मरकज़ की जानिब उठी तो पलटना ही भूल गई थी। आपने खुद के अल्फाज़ कानों में गूंजे, नफ़रत है मुझे मम्मा, शदीद तरीन नफ़रत इस एक लफ़्ज़ लड़की से, मोहब्बत से, शादी से। अभी तो 28 का हूँ, 80 के बाद भी यही कहूँगा कि अपने फ़ैसले से एक इंच भी नहीं हिलने वाला। और दुनिया में कोई ऐसी नहीं जो शाहीमान दिलावर को अपील करे। और अब वो सामने नज़रें गाड़े खड़ा था और शदीद किस्म का झपटरा रहा था। इतने कील काँटों से लैस होंगी तो किसी भी मर्द को अपील करेंगी। मगर वो भूल गया था कि वो किसी क भी नहीं था, वो शाहेमन दिलावर था। और सामने वाली ने तो हल्की लिपस्टिक और नैन कटोरे आँखों में काजल ही लगा रखा था, तो कील काँटे कहाँ से आ गए? जबकि हाल में बाकी सबने बहुत मॉडर्न ड्रेस और तेज़ मेकअप कर रखे थे। वो काफ़ी देर से अंदर उठते गम के अलावे और बाल को दबाने की कोशिश में हलकान हो रही थी और स्टेज से काफ़ी दूर बैठी अपने अंदर ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक घूँट-घूँट ढेर रही थी। डार्क ब्राउन पैरों तक मैक्सी में सफ़ेद रंग हीरो की तरह दमक रहा था। बालों का ऊँचा सा जूड़ा बनाए, स्कार्फ़ कंधों पे फैलाए, मेकअप के नाम पर शॉकिंग ग्लव्स और आँखों में भरा-भरा स्याह काजल। वो बिल्कुल बार्बी लग रही थी मगर चेहरे पर एक बेनाम सी वहशत थी। "सोबी मैं सामी दे आऊँ?" मम्मा कहकर स्टेज पर जा चुकी थी। वो हाली बेतासर और सर निगाहों से स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन को देख रही थी। सच शुक्र कि अपनी नस्वानियत, खुददारी और पंदार को न ठेस लगवाई थी कि जी ना पाती। डीआईजी राना जहांगीर की इकलौती प्रिंसेस पर जो क़यामत का तूफ़ान गुज़रा था, इसकी आँच इसकी माँ-पापा या किसी ख़ानदान वाले तक ना पहुँचा था। इसके खुद के अलावा 3 लोग ही तो जानते थे इसकी मोहब्बत की बर्बादी की दास्तान। स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन और एक और शख़्स, जिसके लिए इसके दिल की गहराइयों से दुआ की थी कि इसका कभी दोबारा ज़िंदगी में सामना ना हो, मगर नहीं जानती थी राना स्वेबा जहांगीर के इसकी मोहब्बत की बाकी दुआओं की तरह ये दुआ भी कबूलियत का शर्त बिल्कुल भी नहीं पा सके थे, क्योंकि काफ़ी देर से इसे अपना जिस्म किसी की निगाहों की तपिश से झुलसता-सुलगता सा महसूस हो रहा था। स्वेबा का बेचैन सा होकर पहलू बंधा था, तभी निगाह एक जानब उठी थी। इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसकी थी, चेहरा लहू छलकाते रंग में बदला, मगर इसके देखने लेने के बावजूद सामने वाला डीटो की तरह इसे देखे गया और आँखों पर से निगाह हटाने की बिल्कुल भी ज़हमत नहीं की थी। स्वेबा का दिल किया इसका मुँह नोच ले या कम से कम आँखें।
मन धीमा कदमों से चलता इसके करीब आया था। जाने क्यों कैसा गज़ब तैश का तूफ़ान दिल में उठा और सामने वाले से पंगा लेने को दिल किया। अब मेरे दोस्त को बददुआएँ दे रही हैं ना। इसने एक नज़र स्ट्रेट की जाने देखकर इसकी आँखों में आँखें डाली। शोभा का दिल किया इसका मुँह तोड़ दिया, ज़ुबान खींच लिया। दिल में एक गम और गुस्से का तूफ़ान सा उठा था, उठकर जाने लगी। मैंने आपसे कुछ पूछा है राना साहब? वो लापरवाही से बोला और नौजवान की तरह राना साहब को बाद में खींच कर बोला था। मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, वो भूखी शैनी बनी उड़ाई थी। मन ने इसका सुर्ख ज़ीला चेहरा गौर से देखा था, इसकी निगाहों की हद्दत और उससे वो रूह तक सुलगा उठी थी और जाने लगी कि तभी इसके सामने चलाया था। सुबह का चेहरा लाल बबूका हुआ था, सामने दीवाले की दहकती निगाहें इसके वजूद का तवाफ कर रही थी। इसका दिल किया कि इन्हें नोच कर फेंक दे। सुने, आप आंखों में काले चल मत लगाया करो। वो इत्मीनान से खड़ा अब इसकी ज़ात पर तबसरा कर रहा है। बस किसी बहाने से अपने सामने रोकना चाहता था और कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी राबी पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। अपने भाई को किसी लड़की से ऐसे बात करते देखा, वो जाने वो पर तो रही थी और बारिश की राह में हायल होकर खड़ा हो। इससे पहले ये हुश्कन मंजर आंखों से ओझल होता, वो बहुत तेज से कुछ दूर बने टेबल तक गई। मम्मा मम्मा इधर है, मेरी बात सुने। वो इन्हें घसीटती कोई दूर लाई थी। राबी क्या आफत है? राबी की तरफ इशारा करने पर अब हैरतों के पहाड़ शाजिया बेगम पर टूटे थे। हटिए सामने से, मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं आप? सोबी दांत पेश कर बोली थी। क्या पता जिसे आप रास्ते का पत्थर समझते हो वो कल को निशाने मंजिल बन जाए। लापरवाही अरूज पर थी और बस सुबह की बर्दाश्त यहीं तक थी और इससे पहले से छोटे से रास्ते से निकली इसका बाजू शाहमान के बाल से मस हुआ था, मगर वो इस कदर गुस्से में थी कि निकलती चली गई थी। वो पत्थर का बना काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा था। इस लम्स के जादू ने इसे पत्थर का बना दिया था। शाजिया बेगम बेटे के चेहरे के उतार चढ़ाव देखती जान दीदा थी। आहर इनकी निगाहों ने इस प्यार से छोटी सी लड़की का भी ताक़ब किया था, मगर जब वो लड़की इनकी बेस्ट फ्रेंड साइमा के पास जाकर रुकी, तब बेख्तियार ही इनके कदम इनकी जानिब बढ़े। सामने ही सोबी की मम्मा नजर आ गई थी। मम्मा चले ना घर मेरी। अरे शाज़िया कहाँ गुम थी भई? मैं कब से तुम्हें ढूँढ रही हूँ। साइमा ने करीब आती शाज़िया को खुद में बिंचा था। मैं तो यहीं हूँ, तुम बताओ ये छोटी-सी परी कौन है? और पहले नहीं मिलवाया तुमने कभी मुझे इस खूबसूरत सी गुड़िया के साथ? शाज़िया ने मुस्कुरा कर कहा तो सो भी चिप गई थी। चेहरा को लाकर अपनी मम्मा का बाजू मज़बूती से पकड़ लिया। शाज़िया ये मेरी इकलौती बेटी, मेरी परी स्वबा है और सोबी इनसे मिलो, ये मेरी कॉलेज की बेहतरीन दोस्त शाज़िया है। इस दिन मैं इनसे तो मिलने गई थी। शाहमन जो काफ़ी देर से ये सब देख रहा था, धीमे-धीमे कदम उठाता अपनी मम्मा तक आया। इसे देखकर सोबी के चेहरे पर फिर साया सा लहराया, जिसे शाज़िया बेगम शाहमन ने बहुत अच्छे से नोट किया था। मम्मा मैं घर जा रहा हूँ, वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला था। शाहमन इनसे मिलो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड साइमा है और नशवान की मामी है और ये इनकी बेटी। आगे से बेटी अपनी मम्मा के पीछे तकरीबन छुप ही गई थी। शाहमन ने दांतों तले लब दबाया था। हाय आंटी, कैसी हैं आप? और साइमा ये मेरा प्यारा सा बेटा है शाहमन। शाज़िया ने सामने खड़ी घबराई सी लड़की की आंखों ही आंखों में सदका बता रहा था। मम्मा आंटी को दावत दीजिएगा कि वो आए हमारे घर। वो किन अखियों से देखता हुआ बोला। शाज़िया बेगम को झटका लगा, मगर ये झटका बेहद प्यारा और खुशगवार था। हाँ हाँ क्यों नहीं साइमा, आना हमारे घर जहांगीर भाई को लेकर, इस प्यारी सी परी को लेकर। मेरी राबी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी इस गुड़िया की। शाज़िया बेगम इसे चटाचट चूमते बोली थी। वो बेतहाशा नर्वस हुई। शाइमन ने एक मरतबा फिर गहरी नज़र से देखा और वहाँ से किसी फ्रेंड के बुलाने पर निकलता चला गया। राना साहब आए तो सोबी की गलू हलासी हुई थी। पापा मैं थक गई हूँ ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने घर जाना है। वो मुँह पे सुर कर जहांगीर से बोली तो उन्हें हंसी आई थी। सभी ने दोनों हाथों से इनका बाल थाम लिया था कि ये इसका मशहूर स्टाइल था खड़े होने का। अब तुम्हारी मम्मा की बातें खत्म होंगी तो हम जा पाएँगे ना? प्रिंसेस जहांगीर साहब ने छेड़ा था। वो तो लगता है पे आज पे खत्म नहीं होनी। अब मम्मा भी जाने कब कब के किस्से लेकर बैठ गई हैं। मैं पापा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, सब सर से गुज़र गई। वो झुंझला कर बोली तो जाना जहांगीर हँस दिए थे, जबकि सोबी को फिर महसूस हुआ कि वो किसी की पुरतफिश निगाहों के हज़ार में है। इसलिए इसके जल्दी के शोर में जाने पर वो वापस आ गए थे। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म और इस एपिसोड काफ़ी धमाकेदार थी और काफ़ी मज़े की भी थी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। होप सो आपको भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद, लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।